तो द सुप्रीम एल्केमी मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग ने पल्स क्विंचिंग पिल को रिफाइन कर वहां सबको हैरान कर दिया था, जिसके आगे फैंग एक्सट्रैक्शन लिक्विड और पल्स क्विंचिंग पिल के कॉम्बाइंड यूज से ब्रेक थ्रू करके मार्शल आर्ट रेलम के 5th लेवल पर आ जाता है। जिसके लास्ट सीन में हमने टिया को एंशिएंट लैंड के बारे में फैंग को बताता हुआ देखा था, जहाँ जाने के लिए फैंग बिल्कुल ही रेडी हो गया था। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एंशिएंट लैंड का सीन दिखाया जाता है, जहां हम टिया और फैंग को एक साथ एंशिएंट लैंड की ओर बढ़ता हुआ देखते हैं। जिस एंशिएंट लैंड में जब फैंग एंटर होता है तो वह ये देखकर हैरान था कि यहाँ पर इतने सारे बंदे बस कल्टीवेशन करने आए हैं, जिससे फैंग समझ जाता है कि यह जगह टिया की बताए मुताबिक बहुत ही मिस्टीरियस होने के साथ यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का भंडार है, जो किसी भी कल्टीवेटर को उसके प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करता है। तो फैंग जब अपनी नजर इधर उधर दौड़ाता है तो उसे यहाँ पर एक पावरफुल ऑरा का आभास होता है जो इस बंदे की बॉडी से निकल रहा था, जिसे देख फैंग टिया से पूछता है कि वह कौन है। तो टिया कहती है वह उसका नाम तो चैन जुंग रुआंग है, जिसका नाम लनहाओ मेंशन के मार्शल आर्ट रैंकिंग में सेकंड आता है, इसलिए तुम उसे लनहाओ मेंशन का सेकंड जीनियस भी समझ सकते हो। और हाँ, साथ में वह जिडियान सेक्ट का यंग मास्टर भी है। जिसकी ये बात सुनकर फैंग कहता है अच्छा जिडियान सेक्ट, यह तो हमारे कंट्री का 3 पावरफुल फोर्स में से एक है ना। जो बात फैंग सोच ही रहा था कि इतने में हम एक बंदे को देखते हैं जो टिया को देख कहने लगता है फाइनली तुम मुझे दिख ही गई, पता नहीं तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों करती हो। जिस पर टिया बोलती है सेंगवान तुम यहाँ पर भी आ गए, तुम मेरे कोई रिश्तेदार तो लगते नहीं, तो भला मैं तुम्हें इग्नोर कैसे कर सकती हूँ। पर सेंगवान कहता है ठीक है अगर ऐसी बात है तो, लेकिन कल मैंने ऐसी अफवाहें सुनी है कि किसी लड़के के साथ में तुम रिलेशनशिप में हो, कहीं वह लड़का तुम्हारे बगल में जो खड़ा है वही तो नहीं। जिसे सुन टिया गुस्से में बोलती है सेंगवान अपनी फालतू की बातें बोलना बंद करो, तुम्हें मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए आगे से तुम मुझे परेशान करने की कोशिश भी मत करना। तो सेंगवान जब टिया को ऐसा गुस्सा करता देखता है तो वह टिया के पास आकर उसे कहने लगता है अरे तुम तो गुस्सा हो गई, पर मुझे गुस्सा करने वाली लड़कियां और भी पसंद आती हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम ही हो वो लड़की जिसे मैं पसंद करता हूँ, और जिसने भी मुझसे तुम्हें चुराने की कोशिश की उसे मैं बर्बाद कर दूंगा, मार डालूंगा, उसका नाम हमेशा मैं इस दुनिया से मिटा दूंगा। जिसकी इन बातों को सुनकर टिया गुस्से में सांगवान को पीछे धक्का देकर फैंग का हाथ पकड़कर यहाँ से उसके साथ जाने लगती है, लेकिन सांगवान अपने हाथों से बाज ना आते हुए उन दोनों के सामने ही खड़ा होकर फैंग को धमकी देने लगता है। बोलता है लड़के तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने टिया के इतने क्लोज हो जाओ, तुरंत ही उससे दूर हटो, वरना आज मैं तो तुम्हें यहाँ पर इतनी बुरी तरह से मारूंगा कि तुम अपने घर यहाँ से कभी जा ही नहीं पाओगे, और साथ में तुम्हें लनहाओ मेंशन से तुम्हें तुम्हारा हमेशा नाम मिटा ही दूंगा। जिस पर फैंग बोलता है अच्छा तुम मेरे साथ यह सब करने वाले थे, पर मुझे लगता है कि तुम्हारा इतना औकात नहीं है कि तुम मुझसे ढंग से बात भी करो, इसलिए चुपचाप तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। जिसकी ये बात सुनकर सांगवान गुस्से में अपनी बॉडी ऑरा को रिलीज करने लगता है। जिसकी बॉडी ऑरा को निकलता देख वहां पर पहले से मौजूद डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर ये फैंग किस तरह का लड़का है, क्या इसके अंदर बिल्कुल भी डर नाम की चीज नहीं है। तो दूसरी ओर जिन यह बोल रहा था कि यहाँ पर सांगवान लनहाओ मार्शल आर्ट रैंकिंग में 3rd नंबर पर आता है, जिससे वह इस पूरे लनहाओ मेंशन का 3rd सबसे पावरफुल बंदा है। और देखो तो फैंग को इसने इसी बंदे को ऑफेंड कर दिया, लगता है कि आज फैंग की किस्मत बहुत ही बुरी है, लेकिन अच्छा ही है यहाँ पर फैंग को कोई सबक सिखाने वाला मिल गया, मैं तो बस इस शो को दूर से एंजॉय करूंगा। फिर हम सांगवान को देखते हैं जो गुस्से में फैंग को कह रहा था कि बच्चे तुमने आज जिस टोन का यूज करके मुझसे बात की है, ऐसा पूरे इस लनहाओ मेंशन में किसी की हिम्मत नहीं कि वह मुझसे इस तरह से बात करे, लेकिन लगता है कि तुम्हारे अंदर तो डर नाम की चीज नहीं, तो ठीक है आज मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार दूंगा। जो बोलकर सांगवान जैसे ही फैंग पर अटैक करने को ही बढ़ रहा था कि इतने में हम वहाँ पर किन्सी को आता हुआ देखते हैं, जो बोलने लगती है सांगवान तुमने यहाँ पर भी सीन क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, रुको तुम्हें बताती हूँ। तो सांगवान की नजर जब किन्सी पर पड़ी थी बेचारा तभी से वो बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि उसे भी पता होता है कि किन्सी इस लनहाओ मेंशन की सबसे पावरफुल कल्टीवेटर है जिससे कोई भी पंगा लेना नहीं चाहता, इसलिए वह डरते हुए बोलता है कि किन्सी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसने तो बस अभी किन्सी का नाम ही लिया था कि इतने में किन्सी गुस्से में काफी फास्टली सांगवान के पास आकर उसे एक थप्पड़ मार देती है, जिस थप्पड़ के इम्पैक्ट से ही सांगवान काफी पीछे जाकर नीचे जा गिरता है। जिसको थप्पड़ मारने के बाद किन्सी बोलती है कि तुम्हारे अंदर तो बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई है जो तुम मुझे नाम लेकर बुला रहे हो, लगता है कि मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सबसे पावरफुल है, लेकिन किन्सी इसके आगे कुछ कर पाती। उतने में हम सांगवान को देखते हैं जो बिल्कुल ही डर गया था
क्योंकि उसे भी पता होता है कि यहाँ पर अगर वह अभी गया नहीं तो किन्सी उसे यहाँ पर मार भी सकती है। इसलिए वो आगे कुछ बिना बोले ही तुरंत यहाँ से निकल जाता है। जिसको ऐसा भागता देख जिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसने तो सोचा था कि सांगवान फैंग को बहुत बुरी तरह से मारेगा। जिसके बाद हम किन्सी को देखते हैं जो यहाँ से सांगवान के चले जाने के बाद फैंग को कहती है कि 1 महीने का समय है तुम्हारे पास, जिसके बाद मैं तुम्हारा बैटल एरिना पर इंतजार करूंगी। इसलिए तुम 1 महीने के अंदर अपने आप को जितना भी स्ट्रांग बना सकते हो तुम अपने आप को उतना स्ट्रांग बना लो, ताकि जब इस बार हम लोग फाइट करें तो वह पिछली वाली फाइट से बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और ब्रूटल हो। जो बात बोलकर किन्सी वहां से चली जाती है। जिसके जाने के बाद हम टिया को देखते हैं जो फैंग को बोलने लगती है मुझे माफ कर दो, यहाँ पर सभी प्रॉब्लम मेरी वजह से ही क्रिएट हुई है, इसलिए मैं तुमसे इसके लिए माफी मांगती हूँ। पर फैंग बोलता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इसमें मेरी भी तो पूरी इन्वॉल्वमेंट थी। अगर मैंने यहाँ पर सांगवान को ऑफेंड ना किया होता तो ऐसा कभी होता ही नहीं। इसलिए तुम अपने आप को अकेले ही कसूरवार समझना बंद करो और अब जल्दी से चलो, हमें इस एंशिएंट लैंड का काफी अच्छे स्पॉट को ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर हम अपनी कल्टीवेशन कर सकें। जिसके बाद हमारा सीन इस लिंगी एंशिएंट लैंड के रिवर पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर अचानक से बहुत ही ज्यादा वोर्टेक्स क्रिएट होने लगते हैं। जिन वोर्टेक्स को बनता देख यहाँ पर सभी मौजूद डिसाइपल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, मानो वह इसका इंतजार कर रहे हो। तो फैंग की नजर जब इन वोर्टेक्स पर पड़ती है तो उसे समझ में आ जाता है कि अगर वह लोग इस वोर्टेक्स के अंदर कल्टीवेशन करेंगे तो इस वोर्टेक्स में मौजूद प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी उनके कल्टीवेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी, जिससे वह लोग कम समय के अंदर ही अपने कल्टीवेशन को बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव कर सकेंगे। इसलिए फैंग अब ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए तुरंत ही टिया को अपने क्लोज लाते हुए वहां की एक वोर्टेक्स में एंटर कर जाता है। जिस वोर्टेक्स में पहुंचकर फैंग जैसी जिया से थोड़ा दूरी हुआ था कि इतने में हम सांगवान को देखते हैं जो काफी तेजी से एक अटैक फैंग की ओर करने को बढ़ रहा था। लेकिन समय रहते फैंग की नजर सांगवान पर पड़ जाती है, इसलिए वह अपने गोल्डन एब्स्टेंट मेथड का यूज करते हुए एक काफी पावरफुल अटैक सांगवान पर करता है। जिन दो अटैक के टकराने से वहां पर काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है, जिसकी वजह से फैंग जिस वोर्टेक्स में आया था वो वोर्टेक्स ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और साथ में यहाँ पर जितने भी डिसाइपल आए थे वह लोग भी इस ऑरा को देखकर समझ गए थे कि यहाँ पर सांगवान फिर से किसी से लड़ रहा है। तो सांगवान जब देखता है कि फैंग ने उसके अटैक को बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया है तो वह बोलने लगता है फैंग, लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे पास कोई पावरफुल मूव्स हैं। तो ठीक है फैंग, अभी के लिए तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मैंने इतनी तैयारी नहीं की, लेकिन जब मैं अगली बार आऊंगा तब मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन बचाता है। जो बोलकर सांगवान तुरंत ही वहां से निकल जाता है। जिसके जाने के बाद हम टिया को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा सैड होती है, क्योंकि उन दोनों लोगों की फाइट की वजह से जो ये वोर्टेक्स डिस्ट्रॉय हो गया था। और अभी तक तो जितने भी यहाँ पर वोर्टेक्स अपीयर हुए थे वह किसी न किसी कल्टीवेटर ने हथिया लिया है, जिसकी वजह से अब उन दोनों के पास कोई भी वोर्टेक्स नहीं होता जहाँ पर वह अपनी कल्टीवेशन कर सके। जो बात टिया फैंग को भी बताती है, पर फैंग बोलता है बस इतनी सी बात, तुम इसके लिए इतना सैड हो रही हो, रुको 1 मिनट। जो बोलकर फैंग अपनी किसी टेक्निक का यूज करके वापस यहाँ पर एक वोर्टेक्स को क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। जिस टेक्निक को जब फैंग थोड़ी देर और कंटिन्यू यूज करता है तो वह फाइनली कुछ समय के अंदर यहाँ पर एक वोर्टेक्स को क्रिएट कर देता है। जिस वोर्टेक्स को ऐसा फैंग को बनाता हुआ देख वहाँ पर सभी मौजूद डिसाइपल बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसी कोई टेक्निक नहीं देखी थी कि वह इस रिवर में भी अपनी पावर का यूज करके वोर्टेक्स को क्रिएट कर सकते हैं। जिसकी वजह से यहाँ पर सभी मौजूद डिसाइपल की नजरें फैंग और टिया पर ही थी, जिससे टिया तो नर्वस होने लगती है। पर फैंग उसे समझाता है कि देखो मैंने यहाँ पर वोर्टेक्स को वापस से बना दिया, इसलिए फटाफट तुम अपनी कल्टीवेशन को करना स्टार्ट करो। जो बोलकर फैंग टिया के साथ बैठकर उस वोर्टेक्स में अपनी कल्टीवेशन को करना स्टार्ट कर देता है। जिसके थोड़ी देर बाद हम फैंग की बॉडी से लिंगर को बाहर आता हुआ देखते हैं। तो लिंगर जब अपने आसपास इतना प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी फील करती है तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां पर आ गई है जहां पर इतना ज्यादा प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। जिस पर फैंग उसे बताता है कि ये लनहाउ मेंशन का एंशिएंट लैंड है जहां पर वह अगले 3 दिनों तक रुकने वाले हैं। जिन 3 दिनों में लिंगर तुम्हें यहाँ पर जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है तुम उतनी कर सकती हो, तो जाओ यहाँ से, बस तुम इतना ध्यान रखना कि तुम किसी की नजर में मत आना। जिसके इस कंडीशन को मानकर लिंगर तुरंत ही यहाँ से निकल जाती है ताकि वो यहाँ के मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके, जिससे उसकी कई सारी न्यू एबिलिटी जो अभी तो फिलहाल लॉक हैं वो अपने आप ही अनलॉक हो जाएंगे। जिसके चले जाने के बाद फैंग जब इस वोर्टेक्स में अपनी कल्टीवेशन को कुछ और देर तक कंटिन्यू करता है
तो हम फैंग की बॉडी में उसके मेरिडियन और विंग्स में कुछ हरकत होता हुआ देखते हैं, जिसके बाद हमारा सीन एक डिसाइपल पर शिफ्ट होता है जो इस रिवर के आसपास ही घूम रहा था। जिन सब में उस डिसाइपल की नजर एक स्पिरिचुअल फिश पर पड़ती है जो कि स्लिंगी रिवर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेजर है, जिसको अगर कोई कल्टीवेटर कंज्यूम करे तो वह तो उसके फिजिकल एबिलिटी को तो बढ़ाएगी ही, साथ में उसके कल्टीवेशन में वह बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है, जिस बात को वह डिसाइपल बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। इसलिए वह अपनी पावर का यूज करके इस फिश पर कई सारे अटैक करने लगता है ताकि वह इस फिश को पकड़ सके। लेकिन यह फिश भी काफी ज्यादा फुर्तीली थी जो उस डिसाइपल के सभी अटैक को डॉज करते हुए आगे ही चली जा रही थी, जिससे अब वहां पर सांगवान की नजर इस फिश पर पड़ जाती है, जिससे सांगवान बहुत तेजी से वहां आकर अपनी बॉडी ऑरा को रिलीज करते हुए पहले तो यहाँ के डिसाइपल को डराता है और फिर अपनी पावर का यूज करके उस फिश को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। पर जैसे ही सांगवान का अटैक उस फिश पर लगने को ही था कि इतने में हम देखते हैं कि वो फिश वहां से गायब हो जाती है, जिसको ऐसा गायब होता हुआ देख सांगवान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पर इतने में सांगवान की नजर एक और स्पिरिचुअल फिश पर पड़ती है, इसलिए वो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए तुरंत ही उस फिश पर अपना एक पावरफुल अटैक करता है। लेकिन यह अटैक भी सांगवान का उस फिश पर लगता है, इतने में वह फिश पहले जैसी फिर से गायब हो जाती है। जिन फिश के ऐसा गायब होने की वजह से सांगवान अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसलिए वह इधर उधर वोर्टेक्स में मौजूद कल्टीवेटर को देखने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि इनमें से कोई एक उसके साथ खेल खेल रहा है। जिन सब में सांगवान को फैंग पर शक हो जाता है कि कहीं वही तो नहीं है जो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, जिसके दिखाती है एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।